Hello friends. Now next chapter of our life process is respiration. Next life process is respiration. The first question I would like to ask or clear, what is respiration? Next is, what is respiration? Respiration है क्या? अगर आपसे पूछा जाए, जानवर बच्चे कहेंगे सर, ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट. इनपुट ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट. And that is respiration. But it is not true. ये सही नहीं है. रेस्पिरेशन दरअसल दो प्रोसेस को मिलकर के बना है. पहला है ब्रीदिंग और देन दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है, हम लोगों को सब जो पहला लिखना है, क्या क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो इसे क्या कहेंगे? इनके it is multi-state. What is? It is multi-state enzymatic. It is multi-state enzymatic biochemical process. क्या है ये? मल्टी स्टेप, कई स्टेप में होने वाला. एंजाइमेटिक, बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं. और बायोकेमिकल, बायो मींस लिविंग, केमिकल, इसमें लिविंग के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है. इसे दिस इज द प्रोसेस. दूसरा, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन of food takes place. क्या होता है इसमें? फूड का ऑक्सीडेशन होता है. इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. B. कैटाबॉलिक मीन्स एक्चुअली जितने भी हमारे शरीर में प्रोसेस हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बनाते हैं. ये दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, लाइक फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस. क्या होते हैं? CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट सब मिलकर के एक फूड बनाते हैं, C6H12O6. दैट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस. लेकिन यहां क्या होता है? मेटाबॉलिज्म. ऑल द लाइफ प्रोसेस और प्रोसेस व्हिच इज टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी इज कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. Nutrition, respiration, photosynthesis, these blood circulation, all they are called collectively known as metabolism. It is of two types, anabolism and catabolism. The process which is constructive, जो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव है, कुछ चीज को बना रहा है, कुछ अलग अलग चीजों को जोड़ करके कोई नया चीज बना रहा है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म. बट अगर कोई चीज टूट करके उसमें से टूट रहा है, जैसे इट इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस. ये क्या होते हैं? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. दैट्स व्हाई हमने क्या लिखा? इट इज
जो इसमें है वो है ये क्या करता है? इट रिलीजेस बायो एनर्जी in the form of ATP. In the form of ATP. It releases bioenergy in the form of ATP. Now, अब इसको हम लोग देखिए, इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? C6H12O6. This is glucose. It is also known as cellular fuel. जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, क्या लगता है उसको बोलते हैं पेट्रोल को? इट इज फ्यूल, ईंधन। यहाँ पर भी सेल के अंदर जो फ्यूल है दैट इज ग्लूकोज। कहाँ से मिला है? हम लोगों ने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च इज ग्लूकोज। हम लोगों ने पढ़ा इन्वर्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो मैक्सिमम जो चीज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज इज कंसीडर्ड एज अ सेलुलर फ्यूल। सेल के अंदर का फ्यूल है और ये ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करते हैं? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आफ्टर ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया इसे क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर बनाता है और 38 ATP बनाता है। नाउ अभी हम क्या देख रहे हैं? ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, या ग्लूकोज बना हुआ है और ये क्या ग्लूकोज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन इनटू दीस कंस्टिट्यूएंट्स एंड दीस आर, इसलिए इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि ग्लूकोज has been broken down into its constituent and that is known as catabolic process. Glucose or cellular fluid, right? What is respiration? अगर आपसे पूछा जाएगा रेस्पिरेशन है क्या लिखेंगे हम? पहला लिखेंगे इट इज ए मल्टी स्टेज एंजाइमेटिक बायोकेमिकल प्रोसेस। होता क्या है इसमें? इसमें होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। और इसमें क्या होता है? इट रिलीजेस बायो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑक्सीडेशन के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम लोगों ने 9th क्लास में ड्यूरिंग द आपको जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस? बिकॉज़ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। वहां एनर्जी का प्रोडक्शन होता है किस फॉर्म में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? इट इज also known as the energy currency of the cell. ATP is also known as energy currency of the cell. Now let us discuss about the type of respiration. now हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के टाइप को। कितने टाइप के होते हैं? on the basis of exchange of gases, it is of direct respiration or indirect respiration. Direct respiration means body cells is directly exchange the gases between the air external environment. ऐसे जीव जिनका बॉडी के सेल्स उसके एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट मिले हुए हैं, डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, तो सीधा सीधा गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। एंड दैट टाइप ऑफ नोन एज गैस डायरेक्ट रेस्पिरेशन।
In this time, body cells exchange the gases directly from their external environment. अब जैसे अमीबा is a unicellular, हम लोग जानते हैं what is amoeba. अगर क्वेश्चन पूछे थे what is amoeba, क्या पढ़े थे डायवर्सिटी में या कभी यूनिसेलुलर में? अमीबा is a unicellular eukaryotic. अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, एक्वेटिक सिंपल एनिमल विद सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चूंकि ये यूनिसेलुलर है, इसके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, इट इज एक्वेटिक, तो क्या होता है? द वाटर, द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर और डायरेक्टली एक्सचेंजेस बिटवीन द सेल्स एंड देयर वाटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इस टाइप के को बोलते हैं, ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन। It generally takes place in lower groups of animals like unicellular, porifera, Coelenterata means hydra, sponges, amoeba, unicellular or porifera, sponges, Coelenterata, hydra, algae, some or other animals, living organism which body cells are directly contact, इसके बॉडी के सेल उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं और उसका गैसियस एक्सचेंज होता है, तो वैसे को बोलते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट जैसे ह्यूमन है, इनके बॉडी का सेल्स अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। हमारा आपका शरीर और दूसरे जो बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दे रेस्पिरेट, इनका जो है, इनके जो बॉडी के सेल्स है, ये इनके अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देयर आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सरफेस एंड ब्लड व्हिच आर इन्वॉल्वड इन गैसेस एक्सचेंज। क्या होता है? इन दिस टाइप देयर आर वेरियस इसमें आप चाहिए तो मेंटेन लिख सकते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इन दिस टाइप देयर आर वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी surfaces and blood are used for gaseous exchange. In this type of respiration, indirect respiration, there are various respiratory organs. ऐसे हम लोग आप लोगों ने पढ़ा है नॉस्ट्रल से लेकर के लंग्स तक। लंग्स में हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहीं गिल्स का है, कहीं ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, कहीं स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन है। अब इस टाइप से जो रेस्पिरेशन होता है, इसमें ब्लड को यूज किया जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस अलग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये सब मिलकर के गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। इसका इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। There are some जैसे like gills, trachea, lungs, ये कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। इसमें अलग रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं, ब्लड यूज होते हैं। यहाँ पर ये यूज करते इसलिए कहता है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। ये डायरेक्ट एयर से कांटेक्ट में नहीं, इनके बॉडी सेल्स इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में, एयर सेल्स के बॉडी के कांटेक्ट में, इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं है। हम लोग आपका शरीर जो सेल्स हैं वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। अगर रहते तो हम लोगों को ये
नॉस्ट्रिल से लेकर के नॉस्ट्रिल, नेसल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वियोलाई और लंग्स, ये थोरेसिक कैविटी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे बॉडी सेल्स डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के शरीर में देयर आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सर्फेसेस, ब्लड, ये सारे के सारे यूज होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ respiration is known as indirect. Right? Now, the next, on the basis, next जो type of respiration है, वो है on the basis of the presence and absence of oxygen. ये तो था कि सेल्स के आधार पर था कि किसका सेल्स जो है डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर दिस इज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस of oxygen, and that is known as aerobic and anaerobic. नाम से है, समझ में आ रहा है? एरोबिक यानी in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, in the absence of oxygen, in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. Let us draw a comparative chart which helps to, हम इसका एक comparative chart बनाते हैं, इसके कारण ये पता चलेगा कि साथ ये कैसे होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अभी जो हमने रिएक्शन बताया C6H12O6 plus O2 and CO2 H2O plus 38 ATP, this reaction chemical, this reaction is for aerobic respiration, right? In the absence of oxygen, it takes place in two structure. One is yeast, another is muscles and muscles of human. Right? So let us discuss about the aerobic. First of all, we are discussing about the aerobic respiration. Aerobic respiration, it takes place in the presence of oxygen. The first point, it is presents the oxygen. In this process, complete oxidation of food takes place. इसमें क्या होता है कि न्यूट्री जो सेलुलर फ्यूल है हमारा ग्लूकोज, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तीसरा, large amount of energy is released. कितना था? 1 molecule of glucose, that is 38 ATP.
क्या बताया था? 38 ATP. It takes place in most of the living organism. Unicellular to multicellular. Generally, it takes place in mitochondria. Generally, it takes place in mitochondria. Let us discuss presence of oxygen, or you can say not food, oxidation of cellular fuel. Let us does not it is not right to correct word food. That is a cellular fuel. Large amount of energy is released. ATP. It takes place in the most of the living organism. Generally, it takes place in mitochondria. Now, aerobic respiration. It takes place in the absence of oxygen. It is like fermentation. It is like fermentation process. It takes place in cytoplasm. It takes place in cytoplasm. It takes place in mitochondria, but it takes place in cytoplasm. It takes place in cytoplasm. Generally, it takes place in bacteria, yeast, muscle cells, Ascaris, etc. In this process, very least amount of energy is released, and in 2 ATP. Very least amount of energy. You can write here, see
C6H12O6 plus oxygen, CO2 plus H2O plus 38 ATP. In this process, some byproducts. In this process, some byproducts और मैं इसको यहां मेंशन कर देना हूं F. इसमें क्या होता है? In this process, some byproducts like C2H5OH, ethanol, lactic acid, ethanol, lactic acid are CO2 are also formed. इसमें क्या होता है? Some other byproduct, ethanol, lactic acid, CO2 are also formed. There is a comparative study. We have to make a comparative study between aerobic and anaerobic. In aerobic, it takes place in the presence of oxygen. क्या होता है? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है. इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. बहुत सारे एनर्जी होते हैं. इट टेक्स प्लेस ज्यादातर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. जनरली इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया और उसका सेलुलर बायो रिएक्शंस. ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. इसको फर्मेंटेशन भी, शुगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है. एंड थर्ड, इट टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, yeast, muscle cells, ascaris. It takes place in cytoplasm. Generally, it takes place in cytoplasm. It takes place in mitochondria. It takes place in cytoplasm. ऐसे आप कंपैरेटिव स्टडी करके वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ है, वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. You can say at 38 ATP. 38 ATP एनर्जी है जो रिलीज यहाँ 2 ATP. और इसमें सिर्फ यहाँ पर है CO2 H2O 38 ATP और ये सेलुलर फ्यूल और ये ऑक्सीजन. बट यहाँ पर जो है C2H5OH, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड आर आल्सो. These products does not form. ये सब प्रोडक्ट इसमें एरोबिक में नहीं बनते हैं. चलिए थोड़ा सा हम इसको अब देखते हैं इसका दरअसल ये होता कैसे है. तो सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे. लेट अस डिस्कस सम रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स. अब हम लोग को पढ़ना है कि लोअर एनिमल्स में कौन-कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिनके द्वारा रेस्पिरेशन होता है. पहला है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, डायरेक्ट थ्रू सेल्स. डायरेक्ट जो के बॉडी के सेल्स अपने इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, उनका डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज हो जाता है. दिस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन थ्रू सेल सरफेस. This is the first part of respiration. हमारा ये और भी इसके क्लासेस होंगे. तो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट धीरे धीरे हम आपका ये क्लियर करते चलेंगे. Now let us discuss respiration in lower or in other animals. First of all, cell surface.
Second one, through skin, and it is known as cutaneous respiration. Respiration through skin is known as cutaneous respiration. Cell surface generally unicellular, porifera, cylindrata, and some parasitic bones like Ascaris, Platyhelminthes, etc. इन लोगों में सेल सरफेस के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होते हैं. That's why it is cell surface, cellular respiration. Or still not cellular respiration. You can exchange of gases from the cells of the living organism from the external environment. Right? That is not for cellular respiration. Next one is through gills. Next one, the respiratory organ is gill, and it is known as branchial respiration. Respiration through gills is known as branchial respiration. It is mostly takes place in fishes, some arthropods, mollusca, some mollusks, some fishes, some arthropods and mollusks. Fourth one is trachea. You can say aquatic arthropods. Tracheal respiration. Tracheal respiration terrestrial arthropods or insects like cockroach, mosquito, bedbug, bug, flies, etc. These are some living organisms where tracheal respiration takes place. आप देखेंगे कि कॉकरोच को अगर आप कभी उल्टा करके देखिएगा there are some holes present. These holes are nothing but they are called spiracles. ये जो holes हैं ये spiracles हैं. जैसे हम लोग में nostril होता है वैसे ये और ये जो है spiracles open into स्पाइरकल्स खुलते हैं एक branched tube-like structure, which is one end is
directly enter into the blood of cockroach और उसी से वहीं डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज होता है। तो वो चूंकि इसलिए इनको बोलते हैं, और दैट ट्यूब एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रैकिया, दैट्स व्हाई द रेस्पिरेशन इज नोन एज ट्रैकियल रेस्पिरेशन। हवा भरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का ब्रांच रहता है, ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which dip into the body cavity known as hemocoel, और वहां पर हीमोलिम्फ नाम का ब्लड भरा रहता है और उसमें ये सारे के सारे ट्यूब डूबे रहते हैं और उसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, एंड इसलिए इसको बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। जनरली टेरेस्ट्रियल जमीन पर पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स लाइक इसमें ये पाए जाते हैं। और लास्ट वन इज लंग्स। अगला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। इसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। दिस इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स में पाए जाते हैं। और you can say in one word, terrestrial vertebrates pulmonary lungs. Respiration through lungs is known as pulmonary respiration. Respiration through skin is known as cutaneous respiration. Respiration through gills is known as bronchial respiration, and that is a tracheal respiration. It takes place in the terrestrial insects or arthropods. These are some other animals in where respiratory organs or structures which helps in the respiration in other animals. Right? Let us discuss a few points. What we have discussed? That is, what is respiration? On the basis of respiratory organ or surfaces, it is of two types, direct or indirect. On the basis of the presence and absence of oxygen, it is again of two types, aerobic and anaerobic. इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि साहब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और जो प्रेजेंस में एरोबिक में है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है और एनारोबिक में वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके अलावा एनारोबिक में सम अलग बाय प्रोडक्ट लाइक इथेनॉल, C2H5 लैक्टिक एसिड। लेट अस राइट एनारोबिक रेस्पिरेशन के कुछ ये केमिकल एक्सप्रेशंस आपको लिखा है। C6H12O6 C2H5OH plus CO2 plus 2 ATP. This takes place in yeast and cytoplasm. C6H12O6 cytoplasm, animal muscles, CH3CHOH lactic acid plus 2 ATP.
lactic acid and 2-ATP. These are the anaerobic respiration. अभी हम लोगों ने पढ़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, कुछ बाय प्रोडक्ट हैं, इसे बोलते हैं इथेनॉल। अब यहां देखिए दो टाइप के एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एक ईस्ट, आप बता सकते हैं व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई और इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है इट इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। एक्चुअली इन डेली लाइफ, हम लोगों के डेली लाइफ में भी इसका बहुत यूज है। ब्रेड बनाने का, जो ब्रेड बनाने की प्रक्रिया है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। जितने भी ब्रेवरीज हैं वहां पर जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो भी टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है। भटूरा बनाने में जो यूज होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। जलेबी के जो इंग्रेडिएंट्स बनाए जाते हैं उनको घोल को बना करके छोड़ दिया जाता है, उसमें फर्मेंटेशन होने के कारण फिर वो फ्लफी हो जाता है। आप देखे होंगे घर में केक बनाते हुए, केक को बनाने के बाद उसको बेक किया जाता है, देखे होंगे उसमें ढेर सारे पोरस हो जाता है ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके कारण वो पोरस और फ्लफी और स्पंजी हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं these are some cytoplasm is animal muscles, 2-ATP, lactic acid। एक क्वेश्चन बार पूछा जाता है आफ्टर विगरस एक्सरसाइज, अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो देयर इज ए क्रैम्प इन आवर मसल्स। हम लोग मसल्स में ऐंठन, एक दर्द महसूस करते हैं। क्यों? या बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो पाँव में, ये पीछे मसल्स में एक दर्द महसूस होता है, क्रैम्प आ जाता है। व्हाट आर द लॉजिक? एंड द मसल्स दैट क्रैम्प इज ओनली द फॉर्मेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। व्हाई वी फील, हम लोग के पाँव में क्यों मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। इसलिए हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसा होता है? किस द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन इज दैट इज लंग्स। और जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन है उसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा लंग्स। लंग्स क्या है हमारा? हाउ मेनी? व्हाट आर द लंग्स? लंग्स आर सॉफ्ट, स्पॉन्जी, elastic and subconical sac. Lungs are soft, spongy, elastic and subconical sac. कहाँ पाए जाते हैं? हमारे thoracic cavity में। कहाँ पाए जाते हैं? हमारे thoracic cavity में। नंबर कितना है? 1 पेयर। नंबर कितना है? 1 पेयर। और कहाँ मौजूद है? 1 on either side of heart. Our heart is placed here. हमारा heart यहाँ पर है, slightly tilted toward left। और एक हर लंग, जो एक लंग्स है, एक दाहिने साइड और एक बाएं साइड। लंग्स जो है ये सराउंडेड, ये प्रोटेक्टेड है इन एयर टाइट चैम्बर थोरेसिक कैविटी। और लंग्स आर प्रोटेक्टेड। हम आपको उसका डिटेल लिखाएंगे। हाँ, वर्बली आपको बता रहे हैं कि ये हमारे जो लंग्स हैं वो हमारे जो थोरेसिक कैविटी है, इट इज सेपरेटेड बाय a muscular structure known as diaphragm, which separate the abdominal cavity and thoracic cavity. ये क्या करता है? हमारा जो मस्कुलर डायफ्राम है, डोम से मस्कुलर डायफ्राम, ये क्या करता है? गुंबदनुमा जो डायफ्राम है वो क्या करता है? एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को एक
पार्टीशन करता है ताकि हमारा कभी भी एब्डोमिनल हमारे लंग्स पर या हमारे हार्ट पर उसका असर नहीं हो, उसको कोई नुकसान नहीं हो। एंड that is known as airtight chamber. It is surrounded by a muscular structure, diaphragm from lower side, sternum from front side, rib cage from lateral side and thoracic vertebra from back side. इस टाइप से ये हम thoracic cavity को airtight chamber बनाते हैं। Our lungs is also protected by a double membranous structure. Our lungs are enclosed in a double membranous sac known as pleural sac, and the membrane is known as pleural membrane. In between the two pleural membrane, there is a pleural fluid which protect the lungs from external shocks, which keep the lungs moist. It also lubricate the lungs for frictionless movement, and that's all about our lungs. Let us discuss about lungs. One more thing we'd like to discuss about the characteristic of respiratory surface. अभी हम लोगों ने different respiratory organ के बारे में पढ़ा, cell surface, skin, trachea, bronchial और gills और whatever it may be. हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। Let us discuss कि हमारा जो ये सारे जगह जहाँ गैसेस एक्सचेंज होते हैं उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके कारण गैसेस एक्सचेंज आसान होता है। Characteristics of respiratory surface. क्या होता है? Respiratory surfaces must be, ये उनके बारे में जिसमें ब्लड का यूज होता है, richly supplied by blood. Blood vessels. हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए, स्पेशली इन ह्यूमन? हमारा वो ब्लड वेसल्स से रिचली सप्लाई, वहाँ ब्लड का मूवमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया must be large. Surface area must be large. Surfaces must be extremely thin. Surface must be extremely thin for quick and sufficient diffusion of gases. सरफेस हमारा जो है रेस्पिरेटरी सरफेस जहां गैसेस एक्सचेंज होता है वहां पर सरफेसेस मस्ट बी एक्सट्रीमली थिन, पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए ताकि फॉर क्विक एंड सफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जहां पर पर्याप्त मात्रा में गैसों का डिफ्यूजन हो सके। It should be keep moist. It should be keep moist. ये कुछ क्राइटेरिया हैं। They should be with direct contact. They should be
and they should be in direct contact with their external environment. External or their immediate environment. They should be in direct contact with their immediate environment. ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे रेस्पिरेटरी सर्विसेज का होना चाहिए जहां पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं. Let us discuss about lungs. The human respiration in human, the main respiratory organ of human respiration in human, and the respiratory organ is lungs. Respiratory organs is lungs, lungs. सर ये लाइट बंद की